मृग तृष्णा अध्याय 48। अदालत खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने को भी जगह न थी। अमजद इस्लाम ने पूरा प्रयास किया था कि बात आगे बढ़ने से रोकी जाए, लेकिन एक तो तथ्य सार्वजनिक हो चुके थे और दूसरे इंस्पेक्टर अतुल सचान अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ था। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अफसरों की बात को भी अनसुना कर दिया था और इसलिए अब वो जानता था कि आने वाले किसी भी दिन या तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है या उसका तबादला हो सकता है। उसे अनुमान तो ये भी था कि उसकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कर्तव्य और साहस के उस पुतले को इसकी परवाह ना थी। अमजद इस्लाम ने शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर हेमंत मिश्रा को अपने बेटे के लिए हायर किया था, जो इस समय बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उनके पास में ही मिस्टर पटेल बैठे हुए थे, जिन्हें गिरीश और रीना की ओर से केस लड़ना था। मिस्टर पटेल बुजुर्ग थे, बड़ी बड़ी सफेद मूछें, सफेद बाल, चौड़ा सीना और बड़ी बड़ी आंखें, लंबाई 5 फुट 8 इंच और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। शायद स्वाभिमान और ईमानदारी की चमक थी। उनके बारे में कहा जाता था कि आज तक उन्होंने कोई केस ऐसा नहीं लिया है जिसमें उन्होंने जानबूझकर दोषी का साथ दिया हो। वे हमेशा सच्चाई का साथ देने को तत्पर रहते थे। शायद इसलिए उनका घर छोटा था, गाड़ी छोटी थी और सामान्य जीवन शैली थी। सबसे अधिक विशेष बात ये थी कि अभी तक उन्होंने कोई केस हारा नहीं था। उनका बस एक ही मकसद होता था, सच्चाई को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, पीड़ित को न्याय और इंसाफ दिलाना। और आज भी वो न्याय को एक जीवन दिलाने के लिए न्याय और अन्याय के बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हुए थे। अदालत में बहुत शोर हो रहा था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! जज साहब ने सभी को शांत होने के लिए कहा और बोले कि कार्यवाही प्रारंभ की जाए। सबसे पहले मिस्टर हेमंत मिश्रा अपनी कुर्सी से उठे और कहने लगे, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर परवेज पर यह आरोप है कि उन्होंने 7 जनवरी 2000 को गुंजन रेस्टोरेंट में एक मर्डर किया था और फिर 8 जनवरी 2000 को अपने मुलाजिम रामू की बेटी रीना के साथ बलात्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप रीना ने आत्महत्या कर ली। योर ऑनर, ये महज आरोप नहीं है, बल्कि यही सच है। मिस्टर शरद पटेल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए क्या सबूत है? मिस्टर हेमंत ने पूछा। आपको सबूत भी मिलेगा, पर योर ऑनर, सबसे पहले मैं मिस्टर परवेज से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। पटेल ने जोर देते हुए कहा, इजाजत है। कटघरे में खड़े होकर परवेज ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई। मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी ना कहूंगा। हाँ तो मिस्टर परवेज, सुना है कि मृतक गिरीश आपके बहुत अच्छे मित्रों में से था। जी हाँ, परवेज ने संक्षिप्त उत्तर दिया। कत्ल की वजह क्या थी? पटेल ने अप्रत्याशित प्रश्न किया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। परवेज कुछ हड़बड़ा सा गया था। ओह, तो क्या आप ये बताएंगे कि 7 जनवरी की शाम को आप कहां थे? जी, मैं उस दिन सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चला गया था। कारण? भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए। वापस कब आए? जी 2 दिन बाद।
10 जनवरी 2000 को? हाँ, कोई सबूत है क्या? जवाब में परवेज के वकील मिस्टर हेमंत ने मिस्टर पटेल को और जज साहब को परवेज का जाने और आने का टिकट व भारत ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच का एक टिकट भी उन्हें दिखा दिया। टिकट देखकर मिस्टर पटेल अचरज में पड़ गए। फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जज साहब, मिस्टर परवेज बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उस दिन ये कहीं नहीं गए थे। मैं नहीं जानता कि ये टिकट कहां से और कैसे बनवाए गए हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो सच्चाई को सामने लाकर रख देगा। सबूत पेश किया जाए, जज साहब ने हुक्म दिया। मैं गिरीश के मित्र सुरेश को अदालत में पेश करना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन सुरेश भी उन लोगों में से एक था। भीड़ में से एक युवक उठा, वो सुरेश था। वो कटघरे में आकर खड़ा हो गया और गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की औपचारिकता निभाई। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। हाँ, तो मिस्टर सुरेश, आप भी उस दिन उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जबकि आपके ही एक मित्र गिरीश की हत्या मिस्टर परवेज ने की थी। मिस्टर पटेल का यह प्रश्न सुनकर मिस्टर हेमंत दहाड़ उठा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभी मेरे क्लाइंट पर अपराध साबित नहीं हुआ है और तब तक मेरे मित्र उसे कातिल के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सॉरी योर ऑनर, मिस्टर पटेल ने औपचारिकता पूर्ण कहा। हाँ, तो सुरेश, आप उस दिन वहां मौजूद थे? नहीं तो किसने कहा? क्या? मिस्टर पटेल सुरेश के इस जवाब से विस्मय में पड़ गए। वो बौखला उठे। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने अपना पूरा बयान हमें दिया था और अब आप इससे मुकर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? नहीं वकील साहब, मैंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया था। सुरेश, क्या अपने मित्र गिरीश की मृत्यु का दुख आपको नहीं है? वकील साहब, गिरीश मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक था। मुझे भी उसकी मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठा बयान दूं। मैंने यही बयान पहले दिया था और यही अब दे रहा हूं। सुरेश ने एक एक करके सारी घटनाएं सुना डाली कि किस प्रकार से खबर लगी कि उसके मित्र गिरीश की किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुंजन रेस्टोरेंट में हत्या कर दी है और तब वो भागता हुआ वहां पहुंचा था। उसने अपने सामने गिरीश की लाश ही देखी थी। सुरेश, आप झूठ बोल रहे हो। पटेल की आवाज में आक्रोश स्पष्ट महसूस हो रहा था, और क्यों ना हो, उनका गवाह अपना बयान बदल चुका था। सुरेश, तुमने मुझे स्पष्ट कहा था कि परवेज ने तुम्हारी आंखों के सामने गिरीश पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और अब तुम कह रहे हो कि तुम वहां मौजूद ही नहीं थे। मैंने ऐसा कब कहा था वकील साहब? इससे पहले कि मिस्टर शरद पटेल की बात के जवाब में कुछ कहते, सुरेश के वकील मिस्टर हेमंत मिश्रा ने हस्तक्षेप किया। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त अपने ही गवाह को झूठा करार देने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तथ्य से घटना की सच्चाई की तह तक जाने का एक सूत्र नजर आने लगा है। वे न केवल उसे झूठा करार दे रहे हैं, बल्कि अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत झूठा बयान गढ़कर अदालत को धोखा देना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझ पर आरोप लगाने से पहले मिस्टर हेमंत को यह विचार करना चाहिए कि सुरेश के बयान बदलने के बावजूद अभी भी सत्य पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया है, पटेल ने कहा। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। न्यायाधीश महोदय ने पटेल की आपत्ति को
स्वीकृति प्रदान की। सॉरी, हेमंत ने औपचारिकता निभाई। इसके उपरांत मिस्टर शरद पटेल ने उन सभी दलीलों और गवाहों को अदालत में पेश किया जिनके आधार पर वे सोचते थे कि सच को साबित किया जा सकता है और परवेज को उसके गुनाहों की सजा दिलवाई जा सकती है। लेकिन तब उनकी सारी उम्मीदों पर तुषारापात हो गया, जबकि उनके सभी गवाहों ने अपने बयान बदलकर उन्हीं को अदालत के सामने झूठा सिद्ध कर दिया। वे सभी विपक्ष के पक्ष में झूठ बोल रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली जा चुकी थी। अंततः उनके सारे तथ्य गवाहों के अभाव में कमजोर पड़ने लगे और असत्य की सत्य पर विजय की एक पटकथा तैयार होने लगी। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि इस देश में दशहरा ही एकमात्र ऐसा शेष बचा है जबकि असत्य पर सत्य की विजय होती है। मिस्टर पटेल हैरान थे, परेशान थे। उनके सभी गवाह मंत्री अमजद इस्लाम ने धन की आंच में या तो पिघल चुके थे या उनकी शक्ति के दबाव में झुक चुके थे। इतना भी होता तो भी गनीमत थी। उनके इतने लंबे वकालत करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सच को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब ना हुए हों। अदालत में वे आज तमाशा बनकर रह गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें सरेआम नंगा कर दिया गया हो। सभी कुछ एक झटके में छीना जा रहा था। वो मान सम्मान जो आज तक उन्होंने कठोर परिश्रम, लगन और त्याग से कमाया था, कितनी बार असत्य और अन्याय के रास्ते पर एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उन्हें झुकाने के कितने प्रयास किए गए, पर अंततः सभी असफल साबित हुए थे। पर आज वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। परवेज के हत्या के आरोप से मुक्त होने की पृष्ठभूमि एक कहानी का रूप ले चुकी थी। वो लगभग बरी हो चुका था, लेकिन उसका एक दूसरा अपराध था जो उसने मासूम रीना के साथ किया था और जिसकी परिणति रीना की मृत्यु में हुई थी। परवेज का ये अपराध अभी भी उसे जेल की सलाखों की हवा खिला सकता था। शायद इसलिए मिस्टर शरद पटेल अभी भी विचार मग्न थे कि अब उन्हें अपना पूरा ध्यान रीना के बलात्कार और उसकी मृत्यु पर लगाना है। अचानक मिस्टर हेमंत की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। आप अपने दूसरे आरोप के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पटेल ने उसकी बात को अनसुना सा कर दिया। उसका कोई जवाब ना दिया। उनकी बूढ़ी आंखों में निराशा झलक रही थी। उन्हें दुख इसी बात का था कि आज उनके सामने सत्य पर असत्य की विजय हुई है। कुछ पलों तक सोचने के बाद वे बोले, योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि मुकदमे की पैरवी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, जिससे मैं मिस्टर परवेज के खिलाफ कुछ अन्य सबूत भी जुटा सकूं। क्या अभी आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है? न्यायाधीश महोदय ने पूछा। सबूत तो हैं, तो फिर ये क्यों? मिस्टर पटेल ने थके और निराश शब्दों में कहना प्रारंभ किया, योर ऑनर, सबूत तो मेरे पास इस बात के भी बहुत थे कि परवेज ही गिरीश का कातिल है और कत्ल जानबूझकर किया गया है। लेकिन क्या हुआ? सभी सबूत धन की आंच में पिघल गए या लोग अमजद इस्लाम के रुतबे से डर गए।
मेरे अपने ही गवाहों ने आज मुझे इस भरे कक्ष में निराश किया है। मेरे पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे सामने से कोई अपराधी बचकर निकल गया हो, लेकिन आज पहली बार इस अदालत में यही हुआ है। पटेल ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने शब्दों को विराम दिया और कुछ पलों के बाद आगे कहा, मेरे पास अभी भी कई सबूत हैं जो परवेज को बलात्कारी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन क्या पता वो भी रंग बिरंगे कागजों के बंडलों के आगे बिक चुके हों। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन कौन अपना बयान बदलेगा और कौन नहीं। इसलिए योर ऑनर, मैं कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करना चाहता हूं जो मुझे जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर शर्मिंदा होने से बचा सके। शरद पटेल का चेहरा अत्यधिक कठोर हो चुका था। दर्शक दीर्घा में खुसुर फुसुर प्रारंभ हो चुकी थी। कुछ लोग भावुक हो चले थे, कुछ लोगों ने सांस रोककर पटेल को सुनना चाहा, लेकिन अदालत में एक श्वास लगातार चल रही थी और वो थी अन्याय की श्वास। जनता के बीच डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी भी बैठा हुआ था। वो कुछ न कुछ सोच रहा था। अदालत में होता हुआ धीमा शोरगुल अचानक तेज शोर में परिवर्तित होने लगा था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! शांति, घोर शांति व्याप्त हो गई और इस सन्नाटे को तोड़ने का श्रेय न्यायाधीश महोदय को मिला। अदालत 7 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। जज साहब की प्रभावशाली आवाज पूरे अदालत कक्ष में गूंज गई। उस दिन 15 जनवरी 2000 का दिन था। लोग उठ उठकर जाने लगे और वहीं एक कोने में मिस्टर शरद पटेल धीरे धीरे थके कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे। अध्याय 48 समाप्त होता है।